मॉर्निंग लास्ट क्लास में अपन ने हरित लवक के बारे में बात की थी कि अपन दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग की बात कर रहे थे कि वे दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग थे, इसमें अपन माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक की बात कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे केंद्रक न्यूक्लियस की बात करेंगे कि भाई केंद्रक क्या होता है, इसकी बात करते। देखिए केंद्रक ऐसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ठीक है कि भाई केंद्र क्या होता है। देखिए सर्वप्रथम केंद्र को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने मछली की आरबीसी में देखा था कि सबसे पहले सर्वप्रथम केंद्र को मछली की आरबीसी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था, खोज नहीं की थी कि भाई ये रचना देखी। इसने किसमें देखा था? मछली की आरबीसी में देखा था। और जो केंद्र की जो खोज का जो है श्रेय जाता है, तो केंद्र की खोज तो आपको जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करता थे, रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज करता थे। ठीक है, ये इसकी सामान्य जानकारी होगी। अब देखिए इसके बाद एक चीज़ सुनिए आप कि ये कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों है? कि कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण एवं संचालन केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का कंट्रोलर पॉइंट भी कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष या कंट्रोलर पॉइंट भी कहा जाता है। ध्यान रखना, एक कोशिका जो होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र के द्वारा। कि वो विभाजन करेगी कि नहीं करेगी, उसमें कौन सी, सब किसको निर्धारित कौन करता है? केंद्र करता है। अपने शरीर से तो कोशिका का मस्तिष्क कौन है? केंद्र के। अपने शरीर का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। उसी प्रकार से कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र करता है। जैसे मान लीजिए क्लास में ट्यूशन एक टीचर है, वो बच्चों को नियंत्रित कर रहा है। टीचर बैठा था तो बच्चे क्या है, आवाज़ नहीं कर रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, सब काम ध्यान से कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? वो टीचर इस कोशिका का क्या है? क्लास का क्या है? कंट्रोलर पॉइंट है, नियंत्रणकारी है। उसी प्रकार से कोशिका का नियंत्रणकारी बिंदु क्या है? केंद्रक होता है। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं कि भाई ये जो आपके केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, केंद्र का आपके जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी की बात करते हैं। अब देखिए इसकी प्राप्ति स्थान की बात करते हैं, कहाँ पाया जाता है। देखिए इसकी बात कर लेते हैं, तो इसकी प्राप्ति स्थान की बात करते हैं। प्राप्ति स्थान तो इसमें देखिए ये यूकैरियोट कोशिकाओं में स्पष्ट व सुसंगठित केंद्र पाया जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है सभी में। मैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोट पढ़ा चुका हूँ। यूकैरियोटिक में अपन भी आते हैं, जंतु आते हैं, ठीक है, पादप आते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट व सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और ये किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये आपके स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, अपन है, तो स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में ये नहीं पाया जाता। कि परिपक्व आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है। और ये पादप की परिपक्व जो कोशिका है उनमें कि पादप की परिपक्व कोशिका, इसके अलावा आपके ये जीवाणुओं में, विषाणुओं में, नीलहरी शैवाल जिसे बीजीय कहा जाता है, ठीक है, इनमें नहीं पाया जाता कि इनके अंदर ये केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अलावा जो आपके प्रोकैरियोट कोशिका में स्पष्ट व संगठित केंद्र का अभाव होता है। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट व संगठित केंद्रक केंद्र का अभाव होता है।
प्रोकैरियोट कोशिका में इसे क्या कहा जाता है, जो बिखरा हुआ पाया जाता है कि इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ उसे क्या कहते हैं, जीनोफोर, या इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, कि जो आपके आनुवंशिक पदार्थ जो पाए जाते हैं केंद्र जो होते हैं बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और कोशिका में जो केंद्र की स्थिति वो एक समान नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सामान्यतः जो केंद्र होता है कोशिका के मध्य स्थित होता है, परंतु जो आपकी जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती है उसमें आधार में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो केंद्र को मध्य में नहीं होकर क्या पाया जाता है, पार्श्व में, साइड में, जैसे मध्य पर यहाँ केंद्र नहीं होकर क्या पाया जाता है, साइड में, क्योंकि यहाँ बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है इसलिए केंद्र क्या हो जाते हैं, साइड में आ जाते हैं। तो इसकी स्थिति क्या है, वो फिक्स नहीं है। वैसे सामान्य रूप से कोशिका के केंद्र में क्या पाया जाता है, मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा देखिए संख्या और आकार के या परिमाप की बात करें तो जो केंद्रक है ये आपके क्या होता है, एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, परंतु कभी कभी ऐसे भी देखा गया एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशिया में उपास्थियां, उपास्थियां मतलब जो अपने हड्डियों से कमजोर, जैसे अपन कान है, कान को आप किधर भी घुमा सकते हैं, ये उपास्थि का बना हुआ नाक के ऊपर वाला भाग से, तो इनके अंदर क्या होते हैं, कोशिका में दो केंद्रक भी पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लेडोफोरा आपके वोकेरिया है, एल्बुगो, देखो वोकेरिया क्लेडोफोरा आपकी सेवाल होगी, एल्बुगो या कवक है जिसमें कोनिडिया, इनके अंदर क्या होते हैं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं एक कोशिका में। तो इस प्रकार के जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुकेंद्रकी वनस्पति कोशिका को क्या कहते हैं कि जब मान लीजिए कोई कोश पादप कोशिका उसमें केंद्र के एक से अधिक पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं सन कोशिका। क्या कहा जाता है, पादपों के अंदर सन कोशिका, जब केंद्र क्या हो एक कोशिका में एक से अधिक हो, यह ऐसे कहा जाता है सिनोसिटिक। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक। और मान लीजिए जब जंतु कोशिका में, ठीक है, जंतुओं में जब एक से अधिक केंद्रक हो एक कोशिका में, से क्या कहते हैं, सिनसीनियम कहा जाता है, सिनसियम। क्या कहते हैं, सिनसियम कहते हैं। और जैसे सामान्यतः अपन केंद्र की बात करें, देखिए थोड़े आकार की बात कर लेते हैं कि भाई केंद्र किस प्रकार का पाया जाता है, फिर उसके बाद में इसकी संरचना स्टार्ट करते हैं। जो केंद्रक है आपके, इसके आकार की बात करें तो केंद्र कैसा हो सकता है, आपके गोल हो सकता है, ठीक है, लंबा हो सकता है। केंद्रक जो होता है आपके गोल, लंबा, चपटा, बहुफलकीय, ठीक है, और घनाकार आदि रूपों में भी पाया जा सकता है। तो केंद्र का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं है, ठीक है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। वैसे केंद्र का आकार जो कोशिका के आंतरिक वातावरण उसकी सक्रियता पर निर्भर करता है, कोशिका किस प्रकार से पाई जाती है उसके आधार पर निर्भर करता है। और केंद्र का परिमाप सामान्य रूप से स्थिर होता है, और ये डीएनए और गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। भाई केंद्र का आकार क्या होगा, किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्र व डीएनए पर। किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्र व डीएनए पर क्या करता है, ये निर्भर करता है। और ये डीएनए गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर होता है। और हर्टविग ने कोशिका द्रव्य केंद्र के आयतन को एक निश्चित अनुपात में जानकारी दी थी। जो अपन कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे ना, तभी हर्टविग वाला पढ़ेंगे भाई किस प्रकार का सिद्धांत क्या होता है। तो इन्होंने दिया था कि अपन पढ़ेंगे। वैसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है आपके VN/VC - VN, ठीक है। तो यहाँ पे NP तो है केंद्रक द्रव्य सूचकांक, केंद्र के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसका क्या मात्रा सूचकांक उसका। VN का मतलब होता है केंद्र का मतलब न्यूक्लियस वॉल्यूम, और C का मतलब हो गया आपके साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का आयतन। इस प्रकार से अपने किसका क्या है, केंद्र द्रव्य का सूचकांक निकाल सकते हैं, जो अपने अभी नहीं है, अपन को आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब देखिए केंद्र की जो संरचना है इसको समझने के लिए 4 भागों में पढ़ते हैं कि भाई केंद्र की जो संरचना समझने के लिए कितने भागों में बांटा जाता है, 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग देख लीजिए। केंद्र की संरचना, क्या अपन क्या पढ़ने वाले हैं, केंद्र की संरचना। और केंद्र की संरचना को आपको अच्छे से समझना है, इसलिए इसके कितने भागों में बांट रखा है, 4 भागों में। 4 भागों में बांट रखा है। कौन से 4 भाग है देखिए। फर्स्ट है केंद्रक झिल्ली, जैसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा है केंद्रिका, जिसे कहा जाता है आपके न्यूक्लियोलस। और चौथा है आपके गुणसूत्र जाल। गुणसूत्र जाल, क्रोमेटिन रेटिकुलम। तो इन चारों भागों के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके आपके केंद्र की जो आपके संरचना है वो क्लियर होगी। इन चारों चीज़ों को पढ़ने से पहले अपन केंद्र की संरचना बना लेते हैं, केंद्र का डायग्राम बना लेते हैं, फिर इन चारों भागों का अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि भाई केंद्र की संरचना किस प्रकार से पाई जाती है, उसका बात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं केंद्र का, फिर इसकी बात करेंगे। देखिए केंद्र का डायग्राम एक साइड में बनाएंगे ताकि अपन जब साथ में पढ़ते रहेंगे तो यहाँ बना लेते हैं। इधर साइड में, इधर वाला पोर्शन अपने कम काम आता है तो इधर ही बना लेते हैं।
देखिए सबसे पहले ये दोहरी झिल्ली वाला है, तो अपन दोहरी झिल्ली बना लेते हैं। अलग मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि दोहरी झिल्ली बनाई हुई है। ये दोहरी झिल्ली बन गई। और इसमें क्या होते हैं, दोनों झिल्लियों के बीच में क्या होता है, छिद्र होते हैं, गैप रहता है। वो इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन अपन बनाने के लिए इससे बड़ा बना रहे हैं। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये डायग्राम हो गया इसके अंदर। अब इसमें क्या पाए जाते हैं, ये गोलाकार संरचना बना लेते हैं जो केंद्रिका को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कैरियोसोम, बस मुख्य संरचना ये होती है, बाकी बाह्य झिल्ली आंतरिक झिल्ली पाए जाते हैं। अब जाल बना लेते हैं अंदर। फिर इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों का गहरा जाल पाया जाता है अंदर। तो गुणसूत्रों का जो गहरा जाल है कुछ इस प्रकार से इनमें अरेंजमेंट होता है। बहुत कैसे बना लीजिए आप, बहुत गहरा जाल बनाना गुणसूत्रों का, जो गुंथे होते हैं बहुत ज़्यादा गहरे रूप से। और एक इसमें आप काम कीजिए, थोड़े से डार्क गुणसूत्र बना दीजिए, जो अपन पढ़ेंगे अभी आगे। इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ये पोर्शन को थोड़ा सा ये डार्क बना दिया समझने के लिए, क्योंकि अभी बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले आपके ये जो होते हैं ऐसे छिद्र होते हैं, इसे बोलते हैं केंद्रक रंध्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, केंद्रक रंध्र। इसके अलावा आपके ये जो घेरे बनाए इसे बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। और ये जो सबसे बाहर बनी इसे बाह्य झिल्ली, इसे कहते हैं आंतरिक झिल्ली। इसके अलावा अपन बात करें तो ये गोलाकार जो संरचना बनी है केंद्रिका हो जाएगी आपके। और इसके अलावा जैसे अंदर जो आपके ये जो गोलाकार संरचना इसे बोल देते हैं कैरियोसोम। और इसके अंदर जैसे लिक्विड पाया जाता है उसे कहते हैं कैरियोलिम्फ। और जो बने हुए ऐसे बोलते हैं गुणसूत्र। और इन दोनों बीच में जो ये अवकाश है इसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर अवकाश। ठीक है, ये सभी संरचनाएं लगभग आ गई। और जो हल्के अभिन्न जैसे यूकैरियोटिन। तो ये आपके केंद्र की लगभग सभी संरचनाएं जो आ गई। और कुछ ऐड अपन साथ में आएंगे तो ऐड कराएंगे, तो ये इसके लिख देते हैं केंद्र की संरचना। ठीक है, अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं अपन कि भाई किस प्रकार से केंद्रक पाया जाता है, इसके क्या क्या भाग है। चारों भागों की बात करेंगे। ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं। देखिए कि केंद्र किस प्रकार से पाया जाता है, क्या कितने भाग पाए जाते हैं। देखिए कि सबसे पहले अपन बात करते हैं पहला भाग केंद्रक झिल्ली की। कि फर्स्ट अपन पढ़ा था 4 भागों में पढ़ते हैं, तो पहला भाग आपका आएगा केंद्रक झिल्ली। कि भाई केंद्रक झिल्ली क्या होता है। देखिए तो ये इसमें केंद्रक झिल्ली जो होती है वो दोहरी इकाई कला से घिरी हुई होती है। ये क्या होती है, दोहरी इकाई कला से, दोहरी इकाई कला से घिरी रहती है। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, दोहरी झिल्ली बना रखी है। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। इसके अलावा इन दोनों झिल्लियों के बीच का स्थान जो क्या कहलाता है, लिखा हुआ डायग्राम में, पेरीन्यूक्लियर अवकाश कहलाता है। कि दोनों झिल्लियों के बीच का जो अवकाश है, गैप है जो है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर अवकाश कहते हैं। और इसकी बाहरी झिल्ली जो होती है वो 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कि जिसकी जो बाहरी झिल्ली पर
ठीक है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं बाहरी झिल्ली पे, ATS राइबोसोम। देखिए राइबोसोम आपको पढ़ाना बाकी, आपको ये ATS 70S क्या वो क्लियर हो जाएगा। तो बाहरी झिल्ली पर ATS राइबोसोम पाए जाते हैं। ये बाहरी झिल्ली पे क्या पाए जाते हैं, ATS राइबोसोम पाए जाते हैं। तथा खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका की जालिका भी क्या होती है, बाहरी सेल झिल्ली से जुड़ी थी। तो बाहर कौन सा आपके खुरदरी मतलब रफ RER पाई जाती है। तो इसमें RER जो है वो कहाँ जुड़ी होती है, बाहरी झिल्ली से जुड़ी हुई पाई जाती है, बाहरी झिल्ली से जुड़ी होती है। मैं आपको RER के बारे में पढ़ा चुका हूँ। RER क्या है, खुरदरी अंतःप्रदेशीय जालिका जो आपके राइबोसोम से जुड़ी होती है, खुरदरी। इसके आगे बात करें तो केंद्रिक झिल्ली में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये जैसे छिद्र बना रखे हैं इन्हें क्या कहते हैं, केंद्रिक छिद्र। तो केंद्रिक झिल्ली में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं अपन, केंद्रिक छिद्र कहते हैं या केंद्र रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिक छिद्र कहा जाता है। ये इसके बारे में और देखिए, इन पदार्थों से क्या होते हैं, जो आपके पदार्थों का परिवहन होता है, आवागमन होता है, और पदार्थ क्या होते हैं वो आपके अंदर आते हैं और चले जाते हैं। कि भाई केंद्रिक झिल्ली जो होती है वो आपके क्या करती है, कोशिका द्रव्य को और केंद्रीय के पदार्थ को क्या करती है, अलग करती है। भाई अंदर केंद्रीय के पदार्थ है, ये कोशिका झिल्ली, इसके बाहर क्या, ये केंद्रीय झिल्ली, इसके बाहर क्या पाया जाता है, ऐसे कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य को और केंद्रीय के पदार्थ को क्या करती है, अलग करने का कार्य करती है। और प्रत्येक झिल्ली की जो आपके कितनी मोटी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कि भाई ये झिल्ली कितनी एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी पाई जाती है झिल्ली जो होती है। और ये जो बीच का स्थान है, ये बीच का कौन सा, पेरिकेंद्रीय अवकाश जो आपके, ठीक, पेरिन्यूक्लियर अवकाश, ये कितना एंगस्ट्रॉम होता है, कम से कम ये एंगस्ट्रॉम पाया जाता है 100 से 300 एंगस्ट्रॉम तक ये इसकी जो आपके चौड़ाई पाई जाती है, जो दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप है। और इसमें देखिए अभी बात कर ली कि राइबोसोम पाए जाते हैं, कि भाई जो छिद्र पाए जाते हैं इनका व्यास, देखिए अभी पढ़ा ना कि भाई ये बाहर जो आपके छिद्र पाए जाते हैं, केंद्रिक छिद्र कहते हैं, इन केंद्रिक छिद्रों का जो व्यास है वो कितना पाया जाता है, 500 से 800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लोग जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटी सूक्ष्म रचना होती है। तो इसकी कितना मान होता है, 500 से 800 आपके एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, केंद्रिक के छिद्र कहते हैं। और इनकी संख्या कोशिका के प्रकार और इनकी कार्य की अवस्था पर निर्भर करते हैं, कि भाई अलग अलग जो है इसकी संरचना अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है। इसके अलावा देखिए अपन बात करें कि प्रत्येक छिद्र में पोर कॉम्प्लेक्स के रूप में एक जटिल संरचना बनती है, इसमें बेलनाकार रचना पाई जाती है। कि भाई छिद्र होता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसे पोर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और जिसका विस्तार बाहर की ओर कोशिका द्रव्य तक और भीतर की ओर केंद्रीय द्रव्य तक होता है। कि बाहर ये कोशिका द्रव्य से जुड़े होते हैं, अंदर किससे जुड़े होते हैं, यहाँ पे जो लिंक पाया जाता है केंद्रीय, जिसे अपन बोलते हैं कैरियोलिप या केंद्रीय द्रव्य कहते हैं। यहाँ से ये क्या होता है, आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, एन्यूलस भी कहते हैं। कि जो आपके छिद्रों से क्या कहा जाता है, एन्यूलस क्या कहा जाता है, इन छिद्रों को क्या कहते हैं, एन्यूलस कहा जाता है। और एन्यूलस के जो पर्वत है वो क्या कहलाते हैं, बेलगस कहलाता है। देखिए तो आप डिटेल में है नहीं बेलगस क्या है, कि भाई ये आपके एन्यूलस जो होते हैं 8 सूक्ष्म नलिकाओं या एन्यूलर कणों के द्वारा निर्मित होते हैं। कि भाई ये जो एन्यूलस बनाई कितनी, 8 सूक्ष्म नलिकाएं जो छोटी रचना होती है, किस उनसे मिलकर बना होता है, 8 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, 8 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये परिधि पर विन्यासित होते हैं। देखिए परिधि पे बने हुए, और इस रचना को क्या कहा जाता है, डायफ्राम भी कहा जाता है। देखिए इतना डिटेल में नहीं, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि डायफ्राम कहा जाता है। और केंद्रीय छिद्र को आवश्यकता अनुसार खोल भी सकता है और बंद कर सकता है। जब जरूरत होगी इस छिद्र को खोलना बंद करना किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एन्यूलस के द्वारा कंट्रोल होता है। एन्यूलस मैंने अभी आपको बताया था कि भाई ये जो आपके इसमें पोर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, छिद्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करता है। ये बेलनाकार संरचनाएं होती है जो क्या करती है, बाहर से आपके कोशिका द्रव्य तक और भीतर की तरफ केंद्रीय द्रव्य तक, मतलब बाहर तो एक कोशिका द्रव्य यहाँ गया और अंदर केंद्रीय द्रव्य यहाँ तक ये पाया जाता है, जैसे अपने एन्यूलस का आता है। और अनेक पदार्थों के अणुओं को विशिष्ट तत्वों का आदान प्रदान है या कोशिका द्रव्य या केंद्रीय द्रव्य के मध्य जो भी केंद्रीय के छिद्रों द्वारा होता है। कि भाई जो भी पदार्थों का आवागमन होगा या केंद्रीय द्रव्य कोशिका द्रव्य का जो भी छिद्रों के द्वारा ही संपन्न होता है। नेक्स्ट दूसरा जो है अपन उसकी बात करते हैं, केंद्रिक द्रव्य की बात करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं। कि भाई केंद्रिक द्रव्य क्या है, देखिए इसकी बात करते हैं। दूसरा आएगा आपके केंद्रिक द्रव्य। देखिए केंद्रिक द्रव्य क्या है, केंद्रिक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाला पारदर्शी द्रव्य क्या कहलाता है, केंद्रिक द्रव्य। केंद्रक झिल्ली के भीतर पाया जाने वाला पारदर्शी द्रव्य क्या कहलाता है, आपके केंद्रिक द्रव्य कहलाता है।
कि जो आपके पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है, ऐसा द्रव्य क्या कहलाता है? केंद्रित द्रव्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिए केंद्रित द्रव्य की बात करें कि भाई अर्ध तरल पदार्थ होता है, ना तो आपके तरल अवस्था में होता है ना ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, इसे केंद्रक रस या केंद्रित द्रव्य भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और या इसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोलिम्फ लिखा ना, ये क्या है? आपके केंद्रित द्रव्य ही है जो पूरा लिक्विड इसके अंदर पाया जाता है। इसके आगे बात करें, ये सामान्यतः जो है सोल अवस्था में पाया जाता है। सोल या जेल अवस्था जो होती है ना तो ठोस अवस्था ना आपके द्रव अवस्था में। ब्लड जो सोल का होता है ऐसे, ठीक है, और थोड़ी बहुत सॉलिड अवस्था, फिर जेल अवस्था में ना सॉलिड ना लिक्विड अवस्था में ये पाया जाता है। और इसकी प्रकृति कोशिका विभाजन की विभिन्न प्रवस्थाओं पर निर्भर करती है कि भाई इसके जो प्रकृति कैसी रहेगी, ठोस सोल अवस्था में रहेगा, जेल अवस्था में रहेगा, ये किस पर निर्भर करता है? कोशिका विभाजन होता है उस पर निर्भर करता है। और क्रोमेटिन जालिका केंद्रित द्रव्य में निर्मित रहती है कि भाई इस केंद्रित द्रव्य के अंदर क्या पाई जाती है? क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है। जैसे दिख रहा है ये अंदर क्या होती है, इसे पूरा अंदर केंद्रित द्रव्य इसके अंदर ये व्यवस्थित रहती है। और ये एक अधिक अनुपात में उपस्थित जो आपके प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल का क्या है? मिश्रण है कि भाई इस केंद्रित द्रव्य में क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसमें देखिए प्रोटीन है, प्रोटीन, फास्फोरस, प्रोटीन, फास्फोरस, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, ठीक है, इनका सबका मिश्रण होता है। और इसमें क्या होती है? एंजाइमेटिक क्रिया भी पाई जाती है, स्थान उपलब्ध होता है। और केंद्रित द्रव्य जो है कोशिका विभाजन के समय तर्कु निर्माण में भाग लेता है। अभी पढ़ेंगे जब कोशिका विभाजन उसमें तर्कु तंतु बनेंगे ऐसे, तो तर्कु निर्माण में योगदान देता है, तो तर्कु निर्माण में भाग लेता है। तर्कु तंतु पढ़ेंगे, तर्कु तंतु के निर्माण में मुख्य योगदान देता है। और ये डीएनए की पुनरावृत्ति व आरएनए अनुलेखन में भी सहायक है कि डीएनए की जो पुनरावृत्ति है, डीएनए को वापस निर्माण करना, और आरएनए की अनुलेखन क्रिया भी पढ़ेंगे कि डीएनए होता है, ठीक है, इससे एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, तो डीएनए से एमआरएनए बना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। तो इसमें भी क्या करता है? मुख्य योगदान देता है। अब नेक्स्ट क्लास जब भी आगे बात करेंगे आगे तो उसमें इसमें डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके केंद्रित द्रव्य हो गया। अब देखिए अपन नेक्स्ट आगे बात करते हैं केंद्रिका की बात करते हैं। भाई केंद्रिका क्या है इसकी बात करते हैं। देखिए तीसरा भाग आता है केंद्रिका। तीसरा भाग क्या है? केंद्रिका। कि भाई केंद्रिका क्या होती है? देखिए कि भाई केंद्रिका की बात करें तो केंद्रिका की जो खोज है वो किसने की थी? आपके केंद्रिका की खोज का श्रेय किससे जाता है? फोंटाना को जाता है। तो इसकी खोज फोंटाना, ठीक है, फोंटाना नाम के वैज्ञानिक इन्होंने खोज की थी। और बोमन ने 1840 में से न्यूक्लियोलस कहा था। बोमन ने इसे क्या कहा था? आपके 1840 में इंग्लिश नाम दिया था इसको, क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोलस, ठीक है, क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोलस। किसने कहा था इसको? आपके बोमन ने कहा था 1840 में, और फोंटाना ने 1784 में इसकी खोज की थी। 1784 के अंदर इसकी खोज की थी। और ये इकाई कला से रहित रचना है कि भाई इसमें ये क्या है? इस पर झिल्ली नहीं पाई जाती। किसके ऊपर? केंद्रिका के ऊपर। तो ये इकाई या एकल झिल्ली रहित संरचना है कि इस पर झिल्ली नहीं पाई जाती, इकाई झिल्ली रहित संरचना है। और केंद्रिका कोशिका विभाजन के अंतरावस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्या अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे तो उसमें इंटरफेज अवस्था पढ़ेंगे, तो कोशिका विभाजन की अंतरावस्था में स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, स्पष्ट दिखाई देती है। अभी आगे जैसे कोशिका विभाजन स्टार्ट करेंगे उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अंतरावस्था ये क्या होती है? तो अंतरावस्था क्या होती है? उस समय ये आपके स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में विलुप्त हो जाती है कि भाई कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में विलुप्त हो जाती है, तथा टेलोफेज अवस्था में पुनः प्रकट हो जाती है। तो प्रोफेज में विलुप्त होती है और टेलोफेज में क्या हो जाती है? पुनः प्रकट होती है। क्या लिखना पड़ेगा? पुनः, वापस बन जाती है, पुनः प्रकट हो जाती है। इसके अलावा जो आपके है कि वे केंद्रिका की जो संख्या है वो कोशिकाओं में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। और इसी जो संरचना कैसी होती है? गोल या अंडाभ होती है। कैसे होती है? गोल या अंडे जैसी, गोल या अंडा।
तो यह गोल होगी या फिर क्या होगी, अंडे जैसी अवस्था में ये पाई जाती है। और केंद्रिका की जो स्थिति पर एक प्राय क्या है, निश्चित कहाँ पाई जाती है, इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। इसके बारे में अलग अलग धारणाएं दी गई भी कहाँ पाई जाती है। अब देखिए इसकी बात करें एक कि मनुष्य में जो आप एक केंद्रिका की संख्या है वो कोशिका में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। कि केंद्रिकाओं की संख्या कोशिकाओं में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर। ठीक है, केंद्रिका अगुणित गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं अपने अंदर, 23। तो काय आपके आप केंद्रिका की संख्या कितनी होगी, 23 होगी, 23 होगी। और मनुष्य में काय कोशिकाओं में 5 केंद्रिकाएं होती है। कि जो काय कोशिकाएं होती है उसमें कितनी केंद्रिकाएं पाई जाती है, 5। ठीक है, 5 केंद्रिका पाई जाती है। कौन कौन से गुणसूत्र के प्रत्येक जो आपकी केंद्रिका है वो, ये जो 5 केंद्रिका 13वें गुणसूत्र पे, 14वें गुणसूत्र पे, 15वें गुणसूत्र पे, 21वें गुणसूत्र पे और 22वें गुणसूत्र पे। तो ये 5 क्या होती है आपके गुणसूत्रों से क्या होती है, जुड़ी होती है। कौन, केंद्रिका। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, केंद्रिका पाई जाती है। इसकी ये मुख्य संरचनाएं होती है। ठीक है, अब केंद्रिका का जो आपके केंद्रिका की जो संरचना है थोड़ी सी डिटेल में डायग्राम बना के वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि भाई केंद्रिका की जो संरचना है थोड़ी सी इसके बारे में, वैसे डिटेल है नहीं, फिर भी अपन इसको डायग्राम के द्वारा और नेक्स्ट जो आपके चौथा पार्ट है गुणसूत्र जालिका, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।